हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त गुड्डी और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास। एक समय ऐसा था जब संपूर्ण भारत भूमि जल रहा था। हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, औरतों को बेचा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और धन दौलत लूटे जा रहे थे। चारों ओर बस खौफ छाया हुआ था। पूरे भारतवर्ष में अपना चंगुल फैलाए बैठा था अमानवीय मुगल सल्तनत। जब भारत का हर एक इंसान अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, तब जन्म लेता है एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर संपूर्ण भारत को हिंदवी स्वराज्य के भगवे ध्वज के नीचे एकजुट करने वाला था। पूरे भारतवर्ष की भाग्य और भविष्य बदल के रख देने वाला। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी गढ़ पर मराठा सरदार शाहजी और उनकी पत्नी जीजाबाई के घर जन्म लेता है एक छोटा बेटा शिवाजी शाहजी भोसले। उस समय शाहजी डेक्कन सल्तनत में आदिल शाह डायनेस्टी के जागीरदार थे। माँ जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और कई सारे शास्त्रों की शिक्षा दी। पर पिता और माता का बस एक ही सपना था, संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य। और बचपन से यही शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। वे सिर्फ शस्त्र चलाने में नहीं, पर राजनीति और कूटनीति के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। छोटे उम्र में ही उन्हें किलों का महत्व समझ में आ चुका था। वो जान चुके थे कि जिसके हाथ में किले, उसके हाथ में पूरा साम्राज्य। और अगर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है तो सारे के सारे किलों को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर उस समय भारत में मुगल सल्तनत शाहजहां के शासन में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में थी। और ऐसे समय में कोई भी जंग के लिए चाहिए थी बहुत बड़ी और ताकतवर सेना। और ठीक उस समय शिवाजी महाराज की नजर पड़ी मवाल इलाके के लोगों पर। मवाल के लोग बहुत ही ज्यादा देश प्रेमी, टन वरफेन में बहुत ही ज्यादा माहिर और एक्सट्रीमली स्किल्ड सोल्जर्स थे। पर समाज में उनको छोटी जाति समझ के उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। शिवाजी महाराज ने उनका महत्व समझ के उनको गले लगाया और साथ मिलकर हिंदवी स्वराज्य के लिए लड़ने का न्योता दिया। बस 15 साल की उम्र में ही महाराज निकल पड़े अपने सबसे बड़े किले की जीत हासिल करने। सह्याद्र के घने जंगलों के बीच में था शहर का सबसे ऊंचा किला तोरणगढ़। उस समय तोरणगढ़ आदिल शाह सल्तनत का हिस्सा था। इतने ओजे और मुश्किल के पर कभी हमला भी हो सकता था, ये आदिल शाह ने कभी सोचा भी नहीं था, जिस वजह से गढ़ पर काफी कम और बेपरवाह सैनिक तैनात थे। इसका फायदा उठाते हुए महाराज ने मवाल के साथ मिलकर किले पर हमला कर दिया और तोरणगढ़ जीत लिया। फिर चाकणगढ़ के किले को भी अपने कब्जे में ले लिया। और इसकी खबर आदिल शाह तक पहुंचते ही उसने तुरंत ही महाराज के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। पर शॉकिंगली महाराज को इसी मौके की तलाश थी। इस समय महाराज ने अपनी कूटनीति के ज्ञान का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। अपने पिता के बंदी बनाए जाने की खबर सुन के महाराज ने आदिल शाह के दुश्मन और मुगल सल्तनत का सुल्तान शाहजहां को खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए अपने सेना और अपने जीते हुए किलों के बारे में बताया और ये प्रस्ताव दिया कि अगर शाहजहां चाहता है तो शिवाजी महाराज उसके साथ मिलके आराम से आदिल शाही सल्तनत को हरा सकते हैं और उसको मुगल सल्तनत में शामिल कर सकते हैं। ये बात आदिल शाह को पता चलते ही उसने महाराज से शांति समझौता करके उनके पिता शाहजी को तुरंत ही रिहा कर दिया, क्योंकि आदिल शाह उस समय मुगल सल्तनत से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। बस 18 साल की उम्र में ही महाराज ने एक खत से पूरी सल्तनत हिला दी थी। महाराज ने शांति समझौता के मान रखने की आड़ में 6 सालों तक एक भी हमला करना बंद कर दिया और इस समय का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार करने में लग गए। एक बड़ी सेना तैयार करने के बाद 1656 में महाराज ने अपनी सेना के साथ जावली इलाके पर हमला कर दिया, क्योंकि जावली बहुत ही बड़े और घने जंगलों से भरा हुआ था। ये मराठाओं के सबसे बेहतरीन युद्ध कला गमनी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सबसे बढ़िया जगह था। जब महाराज ने आक्रमण करके जवाली को जीत लिया, तब आदिल शाह बहुत ही परेशान हो चुका था और खतरा महसूस कर रहा था। तो महाराज को हरा के मारने के लिए उसने अपने सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सेनापति को भेजा, जो समय तक हर जंग में कामयाब होकर ही लौटता था, जो भयंकर दहशत फैलाने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर था जिसका नाम था अब्दुल्ला भट्ट उर्फ अफजल खान। पूरे भारत के राजाओं में अफजल खान का बहुत ज्यादा खौफ था। वो बुद्धि से जितना क्रूर था और तेज था, उससे कहीं ज्यादा बाहुबल भी रखता था। उसके 7 फुट के विशालकाय शरीर को देख के कोई भी दुश्मन वार करने से पहले 10 बार सोचता था।
और अब वो अफजल खान महाराज को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना के साथ निकल चुका था। रास्ते में आते हुए वो हर गांव में अनगिनत लोगों को मारने लगा, घरों को तोड़ने लगा, पूरे के पूरे गांव को जलाने लगा और महाराज के कुलदेवी माँ तुलजा भवानी के मंदिर और मूर्ति को तोड़ने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि महाराज गुस्से से भड़क उठें और तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसके चपेट में आ जाएं। हर तरफ आतंक फैलाते हुए अफजल खान आखिरकार महाबलेश्वर पर्वत के पास आ पहुंचा। उसके ठीक सामने था महाबलेश्वर का विशाल पहाड़ और पहाड़ के ठीक पीछे जंगलों के बीच में था प्रतापगढ़ का किला और उस किले में थे शिवाजी महाराज। अब महाराज ने अपनी बुद्धि से अफजल खान को कमजोर करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अफजल खान एक बहुत ही ज्यादा घमंड इंसान है, तो महाराज ने अपने दूत के हाथों उनको संदेश भिजवाया कि दोनों में युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अफजल खान से डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि दोनों आपस में मिलकर समझौता कर लें। इस खबर के मिलते ही अफजल खान बहुत ही खुश और राजी हो गया, पर महाराज को पता था कि अफजल खान सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारना चाहता है। तो अपनी सलाहकारों की सलाह मान के महाराज अपने कपड़ों के अंदर लोहे का आवरण और हाथ में बाघ नख छुपा के गए थे। तंबू में मिलके थोड़ी देर बातचीत के बाद अफजल खान महाराज को गले मिलने बुलाता है और महाराज जैसे ही गले मिलते हैं वो उन्हें दबोच के उनके पीठ में बार बार चाकू से प्रहार करने लगता है और ठीक उसी समय महाराज अपने हाथों में बाघ नख पहनते हैं और उसका पेट चीर देते हैं। खूंखार सेनापति अफजल खान अब मर चुका था। जैसे ही ये खबर चारों ओर फैली, भारत के सारे राजाओं और सुल्तानों की गद्दी हिल चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि हिंदवी स्वराज्य की पहली नींव की स्थापना कर चुके हैं वीर मराठा शिवाजी महाराज। इस खबर की कल्पना आदिल शाह ने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी और ऊपर से इस घटना के बस 18 दिन के अंदर महाराज ने पन्हालगढ़ को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब आदिल शाह की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बेसहारा हो चुका था और कोई रास्ता न होने की वजह से वो अपने आखिरी उम्मीद के पास जा पहुंचा, मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब। इस वक्त औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत के गद्दी में बैठ चुका था। जब महाराज पन्हालगढ़ का किला जीत के किले में होते हैं, तब बेसहारा आदिल शाह के अनुरोध पर औरंगजेब शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने सेनापति शाइस्ता खां को 5 लाख सैनिकों के साथ भेजता है और शाइस्ता खां मराठा साम्राज्य की ओर जाने के रास्ते में पड़ रहे चाकणगढ़ पर हमला करके उसको कब्जा कर लेता है। साथ ही साथ शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल को अपने अधीन लेके उसमें रहने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पन्हालगढ़ में शिवाजी महाराज को घेरने के लिए आदिल शाह अपने सरदार सिद्दी जौहर को 40,000 की विशाल सेना और तोपों के साथ भेजता है। सर्दी के मौसम में पन्हालगढ़ के पास पहुंचते ही जौहर पूरे किले को चारों ओर से घेर लेता है और महाराज के बाहर निकलने की इंतजार करता है। पर महाराज को पता होता है कि इतनी बड़ी सेना और तोपों का सामना करने के लिए वहां मराठा सेनाओं की संख्या बहुत कम है। पर जौहर अपनी पूरी सेना के साथ महीनों भर इंतजार करता रहता है। 1 से 2 महीने हो जाते हैं, 2 से 3 महीने। सर्दी जाके गर्मी की मौसम आ चुकी होती है, पर तपते गर्मी में शत्रु वैसे ही किले के चारों दिशाओं को घेर कर बैठा रहता है और इस तरफ किले के अंदर धीरे धीरे राशन खत्म होने लगता है। बहुत ही गंभीर स्थिति छाई हुई रहती है और महाराज समझ जाते हैं कि अब बस बारिश के मौसम का फायदा उठा के मराठे किले के पीछे वाले रास्ते का इस्तेमाल करके सहेद्र के घने जंगलों से निकलकर विशालगढ़ के सुरक्षित किले पर पहुंच सकते हैं। इस गंभीर घेराव की परिस्थिति में सर्दी से लेकर बारिश तक पूरे 7 महीने चले गए होते हैं और जैसे ही बारिश शुरू होती है, महाराज तुरंत अपने 600 मराठाओं के साथ किले के पीछे से निकल के जंगल में आगे बढ़ते हैं और जौहर को इस बात का पता चलते ही वो 5,000 की बड़ी सेना महाराज की ओर भेज देता है और इस सेना को रोकने के लिए महाराज के मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे 300 सेनाओं के साथ पीछे रुकते हैं और 1660 में घोड़खिंड की भूमि में होती है भारत के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। सिर्फ 300 मराठा 5,000 की सेना को 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। सारे मराठा खून से नहा चुके थे। ऐसे वीरता के साथ युद्ध कर रहे मराठों को देखकर सिद्दी जौहर की पूरी सेना की रूह कांप चुकी थी। बाजी प्रभु और उनके सारे मराठे एक एक मुगल की छाती चीर रहे थे और आखिरकार मुगल समझ गए कि हाथ और तलवार से मराठे कभी हार नहीं सकते, तो गोली मारकर बाजी प्रभु की हत्या की गई। पर जितनी वीरता के साथ एक पूरे दिन के लिए बस 300 मराठा ने अपने खून को पानी के जैसे बहा दिया, घोड़खिंड की वो भूमि तब से पावन खिंड में बदल गई।
ठीक उस समय शाइस्ता खां चाकणगढ़ में कब्जा करके लाल महल में रुका हुआ होता है और 1663 में शिवाजी महाराज अचानक एक रात को लाल महल पर चढ़ाई कर देते हैं और इस हमले में शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट देते हैं। इस आक्रमण से डर के शाइस्ता खां गढ़ छोड़ के भाग जाता है, पर इतने समय तक जो धन दौलत उसने लूटे होते हैं और साम्राज्य की जो नुकसान की होती है उसकी भरपाई के लिए महाराज ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोचते हैं और उनकी नजर पड़ती है मुगलों के अधीन में रहे भारत के सबसे अमीर इलाके पर, जो था सूरत। 1664 के समय सूरत पूरे भारत का एक सबसे अमीर इलाका था। अंग्रेज, डच, फ्रेंच जैसे सारे के सारे बड़े बड़े व्यापारी हर प्रकार का धंधा इस इलाके से करते थे, जिसका ये बहुत बड़ा टैक्स मुगल बादशाह औरंगजेब को भी जाता था। तो महाराज सूरत के ठीक बाहर हजारों मराठा सेनाओं के साथ पहुंच गए और सूरत के मुगल सूबेदार इनायत खां को संदेश भेजा कि मुगलों के द्वारा मराठा साम्राज्य में जितनी लूटपाट की गई है उसका भरपाई करने के लिए वो अपने धन रत्न सोने चांदी सब मराठाओं के हवाले कर दें। पर इनायत खान ने इस चीज से इनकार कर दिया। तो अगले 3 दिन तक मराठाओं ने सूरत पर चढ़ाई करके बहुत मात्रा में धन संपत्ति लूटा। मुगलों के घर में आग लगा दिए गए और सारे के सारे कीमती सामानों को ले लिया गया। अब इतनी बड़ी हानि से औरंगजेब के दिमाग खराब हो चुका था और उसने बदले में मराठों का एक सबसे इम्पोर्टेंट किला पुरंदर के किले पर हमला करने का निर्णय लिया और इस काम के लिए उसने अपने सबसे बेहतरीन हथियार को इस्तेमाल करने का सोचा, जो थे राजपूत सरदार मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह इतने बड़े योद्धा और माहिर राजनेता थे जिनके भरोसे खुद मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी राजगद्दी को सुरक्षित रख पाता था। तकरीबन 50 साल के युद्ध और राजनीति का तजुर्बा राजा जयसिंह को औरंगजेब का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाता था। वो इतने बड़े योद्धा थे कि औरंगजेब उनकी सहायता से ही अपने भाई दारा सिक्को को हरा के मुगल सल्तनत के राजगद्दी पर बैठ पाया था। युद्ध में वो जिसकी तरफ रहते थे जीत उसी की होती थी और इसलिए कहीं न कहीं औरंगजेब भी डरा हुआ था कि कहीं वहां रणभूमि में अगर ऐसा हुआ कि मराठा और राजपूत देश के 2 सबसे शक्तिशाली घरानों के राजा शिवाजी और जयसिंह ने अगर हाथ मिला लिया तो उन दोनों को मिलकर पूरे मुगल सल्तनत को खत्म करने के लिए एक भी पल नहीं लगेगा। इसलिए उसने राजा जयसिंह के साथ मुगल सेनापति दिलेर खां को भी तोपों के साथ भेजा और मिर्जा राजा जयसिंह एक विशाल सेना के साथ निकल पड़ते हैं पुरंदर के किले की ओर। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पुरंदर का किला जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पुरंदर का गढ़ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था, पर वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गढ़ थे। एक था पुरंदर का गढ़ जो 2 किलों में बटा हुआ था, एक छोटा किला और उसके ठीक पीछे एक बड़ा किला, और दूसरा था बजरग जो पुरंदर के छोटे किले के ठीक सामने थोड़े निचली जगह पर था। और इस बजरग पर कब्जा करके पुरंदर के छोटे किले पर आराम से हमला किया जा सकता था। बजरग के किले पर बस 300 और पुरंदर के किले पर बस 700 मराठा सैनिक सरदार मुरारबाजी देशपांडे के अधीन में तैनात थे। और अब जैसे अपनी पूरी सेना और तोपों के साथ बजरग पर हमला करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगा, बजरग में 300 मराठा और जयसिंह की विशाल सेना के बीच में शुरू होती है एक भीषण युद्ध। सरदार मुरारबाजी देशपांडे उस वक्त पुरंदर के किले पर रहकर ये सारी चीजें देख रहे थे, पर वो चाह के भी बजरग में आके उन मराठाओं की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुरंदर छोड़ना मतलब पुरंदर का हाथ से जाना। और धीरे धीरे जयसिंह की सेना बजरग पर हावी होने लगी और बजरग का किला जयसिंह के कब्जे में आ गया। जब वहां से जयसिंह ने पुरंदर में रहे छोटे किले पर तोपों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बहुत समय तक छोटा किला इस तोप के हमले से सहता रहा, पर लगातार तोपों के बारिश से आखिरकार छोटे किले की दीवारें टूट गईं और सारे मुगलों में छोटे किले पर हमला बोल दिया। सरदार मुरारबाजी देशपांडे के साथ सारे मराठे जी-जन लगा के जयसिंह के खिलाफ लड़ते रहे। बस 700 मराठाओं ने हजारों की सेना को साफ कर दिया, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे मराठा सैनिक शहीद होने शुरू हो गए। मराठाओं के लिए स्थिति बहुत गंभीर होने लग गई और जैसे ही इसकी खबर शिवाजी महाराज को लगी, उन्होंने ठान लिया कि इस बार इतने वीर मराठाओं का खून वो नहीं बहने दे सकते। इतिहास में पहली बार थी जब शिवाजी महाराज को हार स्वीकार करना पड़ा था, पर ये करने की ताकत भी किसी मुगल में नहीं थी। इसलिए उन्हें भारत के महाराज को हराने के लिए भी भारत के ही योद्धा जयसिंह का सहारा लेना पड़ा। युद्ध में हां के बाद 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ पुरंदर ट्रीटी साइन किया, जिस ट्रीटी के चलते महाराज को मुगलों की 4 शर्तें माननी पड़ी। पहली शर्त ये थी कि महाराज को अपने अधीन में रहे 36 में से 23 गढ़ मुगलों को सौंपना पड़ेगा। दूसरा शर्त ये था कि अगर किसी भी युद्ध में जरूरत पड़ी तो महाराज को मुगलों की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा।
तीसरी शर्त ये थी कि महाराज के बेटे संभाजी को मुगलों की सेनापति की नौकरी करनी पड़ेगी। और चौथी शर्त ये थी कि अगर महाराज कभी आदिल शाह सल्तनत यानी कि बीजापुर के इलाके में हमला करना चाहेंगे तो उनको मुगलों को 40 लाख हुन देने पड़ेंगे। अब इस ट्रीटी के बाद 1666 में औरंगजेब उसके जन्मदिन पर शिवाजी महाराज और उनके बेटी संभाजी को उसके आगरा दरबार में आने का न्योता देता है। पर महाराज के वहां पहुंचने के बाद बाकी सारे राजाओं, सरदारों और सूबेदार के सामने उनको अनदेखा किया जाता है। उनको जानबूझ के सबसे आखिर में खड़ा करके बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, जिस चीज से शिवाजी महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भरे दरबार में सबके सामने औरंगजेब को पीठ दिखा के वहां से चले आते हैं। जिस औरंगजेब के सामने किसी ने कभी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं की होती है, वहां ऐसा क्रोध दिखाना औरंगजेब के गुरूर को बहुत ही ठेस पहुंचाता है और वो महाराज और उनके बेटे संभाजी को उनके कमरे में ही नजरबंद करके रख देता है। 1666 के मई से लेके अगस्त महीने तक महाराज और उनके बेटे संभाजी को नजरबंदी बनाकर रखा गया और ठीक अगस्त के महीने में महाराज ने वहां से निकलने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और ये कहा कि वो अपनी तबीयत ठीक होने की कामना करके लोगों में मिठाई बांटना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ दिनों तक बहुत सारे बक्सों में मिठाई बांटे जाने लगे और कुछ दिन जाने के बाद महाराज अपने बेटे के साथ एक मिठाई के बक्से में छुपकर आगरा शहर के बाहर निकल गए। आगरा से सीधा मथुरा जाके महाराज ने अपने बेटे संभाजी की सुरक्षा के लिए उनको अपने पहचान के एक ब्राह्मण के घर पर छोड़ा, जहां वो वेश बदल कर रहने लगे और महाराज खुद अपना वेश बदल के अपने घर राजगढ़ वापस लौट आए। वापस आके महाराज ने पूरी स्थिति को अच्छे से परखा और उनको ये महसूस हुआ कि इस समय चारों ओर उनके बहुत शत्रु बन चुके हैं, तो माहौल को थोड़ा और सुविधा के हिसाब से बनाने के लिए उन्हें औरंगजेब के साथ समझौता करना पड़ेगा। और उन्होंने औरंगजेब को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिना बताए आगरा से चले आए, इसके लिए वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इससे पहले बनाए गए शर्तों के हिसाब से जैसे शिवाजी महाराज और बेटे संभाजी मुगलों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय हुआ था, वो उसको फिर से शुरू करना चाहते हैं और ये प्रस्ताव में औरंगजेब राजी हो जाता है। हालत थोड़ी ठीक होने के बाद महाराज की नजर पड़ती है पुर्तगीज के अधीन में रहे कोंकण के इलाके पर। उन्होंने अब निर्णय कर लिया कि अब बारी है कोंकण में स्वराज्य का ध्वज लहराने की। गोवा पहुंचते ही महाराज ने देखा कि वहां पुर्तगीज शासन में सारे मंदिरों को तोड़े जा रहे थे और चर्चे बनाए जा रहे थे। ऊपर से क्रिश्चियन धर्म के फादर्स जबरदस्ती लोगों के धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ये देखते ही महाराज ने जितने भी मंदिर तोड़कर वहां चर्च बनाए गए थे उन सबको तोड़ा और वहां फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और जो भी फादर्स जबरदस्ती लोगों की धर्म परिवर्तन कर रहे थे उन सबको मार के मृत्यु दंड दिया गया और फिर वहां के किलों पर आक्रमण करके वहां के 6 गढ़ अपने अधीन में ले लिए गए। दिसंबर 1669 को गोवा फतेह करके राजगढ़ वापस आने के बाद महाराज ने राजगढ़ किले के पश्चिम की ओर देखा था, जहां से कोंडाना का किला साफ साफ दिख रहा था और महाराज ने निर्णय कर लिया कि अब कोंडाना जीतने की बारी आ चुकी है और ये काम अपने सर पर लिया महाराज के बचपन के दोस्त तान्हाजी मालुसरे ने। तान्हाजी के नेतृत्व में 1670 फरवरी को मराठों ने कोंडाना पर आक्रमण करके मुगलों के सरदार उदयभान राठौड़ को हराया और कोंडाना गढ़ जीत लिया, पर इस जंग में तान्हाजी की मृत्यु हो गई। अब इस चीज से महाराज संपूर्ण क्रोध हो चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे मेरे एक एक मराठाओं के खून का बदला लेना है और महाराजा ने अब तुरंत सारे दिशाओं में आक्रमण करना शुरू कर दिया। औसा का किला, पुरंदर का किला, कल्याण और भिवंडी, चंदावर किला, पन्हालगढ़ में फिर से लूट सब तरफ जीत हासिल करके चारों ओर स्वराज्य का भगवा ध्वज लहराने लगे। अब पूरे भारतवर्ष में महाराज की ख्याति फैल चुकी थी और इसके साथ ही 1674 में शास्त्रों के हिसाब से महाराज के राज्य अभिषेक की बारी आ चुकी थी। 6 जून 1674 को भव्य समारोह के साथ शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया गया और अब संपूर्ण भारत भूमि को अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए उसका छत्रपति मिल चुका था। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सब जगह में हिंदवी स्वराज्य का झंडा फहराया और जहां तक एक समय पर महाराज के पास 335 किले थे, साल 1680 आने तक पूरे के पूरे 350 से भी ज्यादा किले महाराज के स्वराज्य में शामिल हो चुके थे। संपूर्ण भारतवर्ष जब एक समय तड़प रहा था, तब महाराज ने न सिर्फ पूरे देश को एक नया सपना दिखाया, पर उसको हकीकत बना के हिंदवी स्वराज्य की नींव को भी स्थापना किया। पूरे भारत को लग रहा था कि संपूर्ण भारत से मुगलों का खात्मा होने को अब कोई नहीं रोक सकता, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
1680 अप्रैल के महीने में महाराज की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। भयंकर बुखार के साथ साथ खून की उल्टियां भी होने लगी। पहले ऐसा एक बार हो महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, पर इस बार किसी ने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी कि 3 अप्रैल के दोपहर को हिंदवी स्वराज्य का छत्रपति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। जिस महाराज ने जिंदगी भर बचपन से लेकर आज तक कभी भी अपने लिए एक पल भी नहीं जिया था, अपना हर एक समय स्वर्ण स्वराज्य गठन करने में लगा दिया था और पूरी जिंदगी देश को बचाने के लिए अपना खून बहाता रहा, वो महाराज आज अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में तब्दील हो चुका था। पूरे भारतवर्ष में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या होगा अब इस स्वराज्य का? कौन रक्षा करेगा इस स्वराज्य की? भले ही उनका राजा इस दुनिया से चला गया था, लेकिन अभी भी संपूर्ण भारतवर्ष में स्वराज्य का झंडा लहराने के लिए छोड़ गया था अपना छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।